हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट था, उसे स्पेशल टेस्ट जो इम्पोर्टेंट होगा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑल सभी जैसे बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये टेस्ट यूजफुल होगा। तो इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के शहर लियोन्स में है। ठीक है, फ्रांस के शहर लियोन्स में है। ठीक है, फ्रांस के शहर लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है। अब बात किया जाए इंटरपोल का, तो ये इंटरनेशनल पुलिस इसका पूरा नाम होता है और इसका स्थापना होता है 1923 में। ठीक है, 1923 में इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल का स्थापना होता है। हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लियोन्स, फ्रांस में। अच्छा, बात किया जाए पेरिस में, तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को पेरिस में मुख्यालय है। इसका जो स्थापना होता है वो होता है 1945 में। ठीक है, 1945 में इसका स्थापना होता है यूनेस्को का। इसका भी मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस में ही स्थित है। बात किया गया है लंदन का, तो लंदन जो हो जाएगा, लंदन में मुख्यालय है राष्ट्रमंडल का। ठीक है, राष्ट्रमंडल का। और राष्ट्रमंडल में अभी वर्तमान में बात किया जाए तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रमंडल में अभी वर्तमान में 54 सदस्य देश हैं। ठीक है, 54 राष्ट्रमंडल में देशों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 54। अच्छा, बात किया जाए, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में ही। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में और राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर वो हो जाएगा लंदन में। एक है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में दो इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट है नाटो। ठीक है, नाटो जिसका स्थापना 1949 में हुआ है, नाटो। और एक और इम्पोर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में। ठीक है, और बेल्जियम को जो बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, और बेल्जियम को ही बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, ब्रुसेल्स में दो का हेडक्वार्टर, एक हो जाएगा नाटो और एक हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था इंटरपोल, ये हो जाएगा फ्रांस के लियोन्स में। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे लियोन्स जो हो जाएगा फ्रांस। अन्य का एक्सप्लेनेशन साथ में देखते जाना है, जो नहीं आता है, याद नहीं रहता है, वो लिखने का भी प्रयास कीजिएगा ताकि ज़्यादा दिन तक आप याद रख सकें तथा एग्ज़ाम में टिक आउट सही कर सकें। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया खेल क्या था? महिलाओं में ओलंपिक में शुरू किया गया खेल था, पहला था गोल्फ। ठीक है, गोल्फ था। अच्छा, बात किया जाए गोल्फ का, तो एक नाम याद रखिएगा गोल्फ से, आदिति अशोक। ठीक है, आदिति अशोक ये भी गोल्फ खेलती है, आदिति अशोक। ठीक है, आदिति अशोक ये गोल्फ खिलाड़ी है। आगे बात किया जाए, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स ये भी गोल्फ खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो ये हो जाएंगे यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन जो थे वे बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम मानव थे। बात किया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड व्यक्ति थे बज ऑल्ड्रिन। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ थे बज ऑल्ड्रिन सेकंड नंबर पे। और अंतरिक्ष में अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे मेजर यूरी गैगरिन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौन सा सुमेलित नहीं है? औद्योगिक 20 विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा लखनऊ में, बिल्कुल सही है। औद्योगिक 20 विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा सोलन, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा सोलन में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हरियाणा के करनाल में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल में, अर्थात तीनों सही है, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रानी रहमान। बात किया गया है इंद्रानी रहमान का, तो ये किस नृत्यांगना से है? अगर बात किया गया जाए नृत्य का, तो अभी वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है फोक डांस। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8, और इंद्रानी रहमान है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य करती है इंद्रानी रहमान। बात किया जाए भरतनाट्यम का, तो भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से। बात किया जाए कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, और इससे हो जाएगा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ठीक है, कुचिपुड़ी से 2 याद रखिएगा। ओडिसी से हो गया इंद्रानी रहमान। कथकली ये भी हो जाएगा केरल का। ठीक है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। सतारिया असम का हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। नेक्स्ट है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो वो था पारसी समुदाय। ठीक है, पारसी समुदाय द्वारा भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी, पारसी समुदाय द्वारा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब होती है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरुआत होती है? तो ये होता है 1999 में। ऑप्शन याद रखिएगा 1999। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ होती है 1999 में। नेक्स्ट है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इनका अन्य बुक है राजनीतिक की रपटीली राहें। ठीक है, एक बुक और याद रखिएगा, राजनीतिक की रपटीली राहें। ठीक है, राजनीतिक की रपटीली राहें, राजनीतिक की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी की ही बुक है। राजनीतिक की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी का। एक और बुक है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस, बिल्कुल सही है, जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पशु डोडो नहीं है वो है कीवी। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा कीवी। कनाडा का गंजा ईगल सही है। यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। ठीक है, तो ACD सही है। न्यूजीलैंड ये हो जाएगा सही उत्तर हमारा B। ठीक है, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएगा, डोडो नहीं कीवी, ये मिलान किया हुआ गलत है। ठीक है, न्यूजीलैंड का क्या है? तो न्यूजीलैंड का है कीवी, बाद बाकी जो है सही है। जापान का आइबिस, कनाडा का गंजा ईगल, और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। नेक्स्ट है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड्स। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खेलते हैं गोल्फ। ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगर बात किया जाए गोल्फ का, तो गोल्फ खिलाड़ी हो जाएंगे जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड्स। बात किया जाए टेनिस का, तो टेनिस से संबंधित हो जाएंगे सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, ये सभी टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर और बात किया जाए पोलो का, तो पोलो खेल का जन्म कहाँ होता है ये आपको कमेंट करके बतलाना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ये बतलाया गया था। ठीक है, पोलो खेल का जन्म किस देश से होता है? नेक्स्ट है, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि। ठीक है, तो विश्व कवि के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि की उपाधि दी गई है। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, ठीक है, गुरुदेव, विश्व कवि, कवि गुरु, ठीक है, कवि गुरु आदि नामों से जाना जाता है। कवि गुरु आदि नामों से जाना जाता है। अच्छा, बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही
जन गण मन जो राष्ट्रीय गान बना इंडिया का, ठीक है, इनके द्वारा ही इंडिया का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया, जन गण मन लिखा गया तथा इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश का अमार सोनार बंगाल लिखा गया, ठीक है। बंगाल अमार सोनार बंगाल लिखा गया जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ने इन्हीं के द्वारा रचित गीत बंगलार माटी बंगलार जोल, ठीक है, बंगलार माटी बंगलौर जोल को राष्ट्रीय गीत बनाया है। पश्चिम बंगाल के ने राज्य का राज्यगान के रूप में घोषित किया है बंगलार माटी बंगलार जोल, जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देश एवं 1 राज्य के राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गान लिखा है। बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का, तो इनके द्वारा ही एक संस्था स्थापित की गई थी शांति निकेतन। 1901 में शांति निकेतन स्थापित की गई थी जो भारत का 41वां नंबर का धरोहर यूनेस्को का धरोहर स्थल बनता है। शांति निकेतन 41वां नंबर का धरोहर स्थल बनता है, जिसे 18 सितंबर 2023 को 41वां धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया जाता है। शांति निकेतन जो स्थापित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तथा एक और शांति निकेतन ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में और शांति निकेतन की स्थापना 1901 में, दोनों संस्थाएं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्थापित की जाती है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रविंद्रनाथ टैगोर से पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। अगर बात किया जाए समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये भी कवि थे तथा इन्हें विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। पूछा गया पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये थी रेणु देवी, ठीक है। पहली महिला उप मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो हो जाएंगे रेणु देवी। अगर वही बात किया जाता प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वो हो जाती राबड़ी देवी। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु एक में एक समांगी मिश्रण होता है, यानी कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन। बात किया जाए समांगी मिश्रण का, तो समांगी मिश्रण में जो मिश्रण का कंपोजिशन होगा कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। समांगी मिश्रण में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा तो समांगी मिश्रण बोलेंगे। अगर कोई निश्चित अनुपात में नहीं होगा यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो उसे विसमांगी मिश्रण बोला जाता है। तो मिश्र धातु में वो होता है समांग मिश्रण। जैसे बात किया जाए मिश्र धातु में पित्तल का, ठीक है, पित्तल का, तो इसमें जो होता है कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है, और वो भी फिक्स प्रोपोर्शन में। कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। वही बात किया जाए कांसा का, तो कांसा में जो होता है वो कॉपर 90% होता है और जिंक 20% होता है, और निकेल जो होता है वो होता है 10%, ठीक है। कॉपर जिंक निकेल कॉपर होता है 90%, यानी कुछ भी अगर फिक्स प्रोपोर्शन होगा तो वो होगा समांगी मिश्रण। और मिश्र धातु होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, यानी क्रिस्टलाइन वाटर नहीं रखता है। तो अगर बात किया जाए नीला थोथा को, तो नीला थोथा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, ठीक है। धोवन सोडा का बात किया जाए तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और H2O का मॉलिक्यूल्स होता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, और इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, यानी कोई भी वाटर का क्रिस्टलन नहीं बनाता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन हो जाएगा बी। जिप्सम का बात किया जाए तो CaSO4 ½ इसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 2H2O। बेकिंग सोडा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला। याद रखिएगा इसमें कोई भी जल का क्रिस्टलीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा किसमें, तो ये हो जाएगा विसरण तो होगा, विसरण में ताप बढ़ने पर बढ़ता है। वाष्पन भी होगा, गैसों का संपीड़न में ताप बढ़ने पर
गैस का संपीड़न अधिक नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। वाष्पन, गैसों का संपीड़न, ये गलत है। वाष्पन यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज होती है, ये भी चाहिए। विसरण यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी ताप बढ़ाने पर डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगा। गैसों का प्रसार यानी कि ताप बढ़ाने पर गैस में प्रसार अधिक होंगे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी। यानी कि ताप बढ़ने पर बढ़ेगा क्या क्या, तो वाष्पन बढ़ेगा, विसरण बढ़ेगा और गैसों का प्रसार बढ़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समांगी प्रकार के, समांगी प्रकृति के हैं, तो ये हो जाएंगे बर्फ और वायु, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा IgCH4, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या निकाला गया था, तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज। अगर बात किया जाए नाभिक का, तो नाभिक का खोज कौन किए थे, तो नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, ठीक है। कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, यानी कि इसका अगर त्रिज्या r है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। अगर यहाँ से यह स्टार्ट होता है और ये कुछ इस प्रकार से बनाता है तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा मिनिमम डिस्टेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 2r के बराबर, यानी कि ये r और ये r इक्वल टू 2r के बराबर होगा। यानी कि जो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात विस्थापन होगा वो 2r के बराबर होगा। विस्थापन जो होगा वो 2r के बराबर होगा। अगर वही बात किया जाता, अगर पूर्ण वृत्त बना लेता, जहाँ से प्रारंभ किया था वहीं पे पहुँच जाता, तो विस्थापन जो होता वो शून्य हो जाता और तय की गई कुल दूरी जो होती वो होती 2πr, ठीक है। यहाँ सिर्फ अर्धवृत्त पूछा गया है, तो अर्धवृत्त अगर पूछा गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2r होगा, ठीक है, 2r, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके द्वारा, तो गुरुत्व बल यानी कि सेंटर जी द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, पूछा गया है ऋणात्मक कार्य यानी कि नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन में बल और विस्थापन यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होना चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा, ठीक है। Fs cos थीटा, और cos थीटा कब नेगेटिव होता है, तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, ठीक है। cos 180 का वैल्यू होता है -1, यानी कि जब थीटा जो होगा अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा तो इस प्रकार से जो होगा वो हमारा होगा नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। यानी कि एंगल जो होना चाहिए 180 डिग्री पे होना चाहिए। W इक्वल टू होता है, याद रखिएगा फार्मूला Fs cos थीटा, ठीक है। यानी कि cos थीटा जो होना चाहिए माइनस होगा और cos थीटा का 180 का वैल्यू होता है -1। नेक्स्ट है 23 नंबर, किसी छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी। छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में चेंज करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, तो ये होगा आयाम में। आयाम बोला गया है, देखिए ध्वनि का 3 गुण होता है। पहला होता है प्रबलता। अगर बात किया जाए ध्वनि का, तो ध्वनि में 3 गुण पाए जाते हैं। प्रबलता, एक होता है तारत्व, तारत्व, एक होता है गुणता, ठीक है। तारत्व, एक होता है गुणता। गुणता के कारण, गुणता, प्रबलता जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आयाम पर। प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पर, और प्रबलता क्या होता है, तो प्रबलता होता है ध्वनि तेज या मंद, ठीक है। ध्वनि प्रबल है यानी कि तेज है या मंद है, ये डिपेंड करता है प्रबलता पे, और प्रबलता जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आयाम पे। कोई ध्वनि तेज है या मंद है ये बतलाता है हमारा प्रबलता, और प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पे, ठीक है। तो ध्वनि को, छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में बदलना है, यानी कि धीमा साउंड को स्पीड, यानी कि सॉरी स्पीड नहीं बोल सकते हैं, वॉल्यूम हाई करना होगा, कम वॉल्यूम को तेज करना होगा, तो हमें आयाम में चेंजिंग करना होगा। वही अगर पतली ध्वनि को मोटी ध्वनि यानी कि पतला और मोटा ध्वनि जो होता है उसे चेंज करना होगा, तो हमें चेंज करना होगा आवृत्ति को, ठीक है। अगर बात किया जाए ध्वनि का मोटा या पतला होने का, तो बतलाता है आवृत्ति, ठीक है। अगर आवृत्ति बढ़ाते हैं तो तारत्व
आवृत्ति बढ़ाते हैं तो तारात्व बढ़ता है, और तारात्व बढ़ने से ध्वनि जो होगी वो होगी पतली। ठीक है, यहाँ पूछा गया है ध्वनि को, क्षीण ध्वनि को प्रबल बनाना है, यानी कमजोर को मजबूत बनाना है, धीमे साउंड को जोर से होना है, तो उसमें जो ध्वनि का चेंजिंग किया जाएगा वो आयाम का किया जाएगा। आयाम का किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अतिभारण यानी कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। ठीक है, घरेलू संधारित्र को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट है भू संपर्कन यानी अर्थिंग, सेकंड है फ्यूज का उपयोग, थर्ड है स्टेबलाइजर का उपयोग और विद्युत मोटर का उपयोग। तो इसमें मेनली किया जाएगा हमारा फ्यूज का यूज। फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज एक एलिमेंट होता है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि उष्मीय प्रभाव पर इसमें विद्युत अगर शॉर्ट सर्किट के पूर्व ही फ्यूज जो होता है, फ्यूज वायर वो डिस्क्लोज कर देता है इलेक्ट्रिक करंट को, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। ठीक है, आपतित कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में होता है, यानी कि ये एक जगह पे प्रकाश को फोकस करता है। ठीक है, अवतल दर्पण एक जगह पे प्रकाश को फोकस करता है, और उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस है, वो भी प्रकाश को एक जगह पे फोकसित कर देता है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में, ऑप्शन हो जाएगा बी। एल्कोहल उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में कब मिलाया दिया गया। बात किया जाए होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग के संस्थापक थे एनी बेसेंट और तिलक थे। ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक, लेकिन दोनों का जो कार्य क्षेत्र था वो अलग अलग था। एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगर बात किया जाए तिलक का, तो तिलक का जो होम रूल लीग काम कर रहा था वो था पूना में, और बात किया जाए पूना में, और एनी बेसेंट का था वो था मद्रास में। ठीक है, एनी बेसेंट का था मद्रास में और तिलक का था वो था पूना में। याद कैसे रखेंगे, तिलक पुरुष थे और पुरुष का जो था वो पूना से था, और एनी बेसेंट महिला थी और महिला का जो संबंध था मद्रास से था। ठीक है, स्थापना जो होता है वो होता है 1916 में। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, दोनों के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना भारत में 1916 में की जाती है, और इसे दोनों अलग अलग रूप से कार्य कर रहे होते हैं। दोनों को एक में मर्ज कर दिया जाता है 1918 में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, 1918 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य यानी कि गलत कथन का चयन करें। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। बिल्कुल सही है। जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है, ये नहीं, और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख विशेष बचाती है, ये बिल्कुल गलत है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन नहीं, मीथेन होता है, और बहुत ज़्यादा धुआं नहीं उत्पन्न करती है, अर्थात सी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गलत उत्तर। यहाँ पे हो जाएगा सी जो है वो एथेन नहीं मीथेन हो जाएगा। जैव मात्रा ऊर्जा का निम्नीकरण स्रोत है, ये भी बिल्कुल सही है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैव मात्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन देखते हैं, जब चीनी को एल्कोहल में चेंज किया जाता है तो उस चीनी के यानी कि गन्ने के रस को कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा एल्कोहल में चेंज हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन हो जाएगा घास, पुष्प, चमड़ा। तो चमड़ा जैव निम्नीकरण नहीं आएगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होगा। फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये तीनों जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन हो जाएगा सी। केक, लकड़ी और घास, लकड़ी जो हो यहाँ पे हो जाएगा वो जैव निम्नीकरण नहीं होगा। केक, फलों के छिलके, नींबू का रस, ये सभी जैव निम्नीकरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। यानी कि राइबोसोम के बारे में गलत बताना है। 2 उप इकाइयों का बना होता है, बिल्कुल सही है। पॉलीसोम बनाता है, ये भी पॉलीसोम बनाता है। mRNA के साथ जुड़ा होता है, ये भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम ही करता है तथा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण में रखा जाता है? घरेलू मक्खी को वर्गीकी संवर्ग के किस गण या ऑर्डर में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है डिप्टेरा के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। यानी कि पादप और वर्ग क्लाइडोमोनास जो आते हैं वो आते हैं शैवाल के अंतर्गत। क्लाइडोमोनास शैवाल के अंतर्गत आएंगे। साइकस का बात किया जाए तो साइकस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएगा। साइकस जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। सिलेंजिलेंग जो होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइटा। सिलेंजिलेंग हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगर बात किया जाए स्फेगनम का तो ये हो जाएगा मॉस। स्फेगनम हो जाएगा मॉस। यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3, 4, 2, 1। क्लाइडोमोनास हो जाएगा शैवाल, साइकस जिम्नोस्पर्म, स्लेंजिलिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा और स्फ्रेगनम हो जाएगा मॉस। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है किस रूप से? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशा में, हमेशा एक दिशा में। बात किया गया है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा एक दिशा में ही होता है। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। विभाजन का बाल्कन प्लान जो उपज था लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन का। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्र झंडे को ऊंचा रखा? तो वो थी मातंगनी हजारा। मातंगनी हजारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। लीडर जो पत्रिका था वो मदन मोहन मालवीय द्वारा लाया गया था। लीडर मदन मोहन मालवीय का पत्रिका था। बात किया जाए मदन मोहन मालवीय का तो इनके द्वारा ही 1916 में BHU की आधारशिला रखी जाती है, प्रारंभ किया जाता है। इन्हें महामाना के नाम से भी जाना जाता है तथा 2014 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, 2014 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी दिया जाता है। ठीक है, महामाना के उपनाम से जाने जाते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, इसे बॉम्बे का शेर, इन्हें बॉम्बे क्रॉनिकल, ये था फिरोज शाह मेहता जिन्हें बॉम्बे का शेर भी के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल संपादक थे फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट जो था वो मोतीलाल नेहरू द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका थी। मोतीलाल नेहरू का पत्रिका था इंडिपेंडेंट। हाँ, बात किया जाए जस्टिस का तो जस्टिस के आरंभ करने वाले प्रकाशक थे TM नायर। ठीक है, तो लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। 1, 2, 4, 3 जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, बिल्कुल सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होंगे, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होंगे। कई नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। समान प्रतिनिधित्व का बात नहीं किया गया था। ठीक है, समान प्रतिनिधित्व का बात नहीं किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही नहीं होगा। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, ये बिल्कुल था। जो चाहे वो भारत से बाहर रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, ऐसा भी प्रावधान था। ऑप्शन हो जाएगा सी, समान प्रतिनिधित्व का बात नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करें। मेरठ षड्यंत्र केस, तो मेरठ षड्यंत्र केस होता है 1929 में। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस होता है 1929 में। गांधी इरविन समझौता ये होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ये होता है
5 मार्च 1931, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट ये होता है 16 अगस्त 1931 को, ठीक है, 16 अगस्त 1931 को। इसमें पूछा गया है इन घटनाओं का सही कालानुक्रम, तो 29, 31, 31 यानी कि हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, किसने कहा था गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं? भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं गांधी जी, ऐसा कौन कहा था? तो एलन विक्सन ने, एलन विक्सन ने। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में 1913 में होता है, सैन फ्रांसिस्को में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना जो इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी अमेरिका में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी करते हैं और इसी के दौरान वंदे मातरम गीत गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में अध्यक्षता था रहमतुल्लाह सयानी का और ये होता है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा। 1894 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल सही है। 1895 में आनंद मोहन बोस नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं अध्यक्षता और वो भी पूना में। 1895 में पूना में अध्यक्षता होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। 1897 में, ठीक है, 1897 में अमरावती में MC शंकर नारायण के द्वारा किया जाता है। 1895 में आनंद मोहन बोस नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये वही थे भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाए थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1886 में सम्मिलित हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाते हैं, उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1818-19 के बीच, 1818-19 के बीच बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में होता है बघेरा विद्रोह। याद रखिएगा, ब से बघेरा और ब से बड़ौदा, ठीक है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन को याद कर सकें, ठीक है। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में और वो भी 1818-19 में। नेक्स्ट है 43 के बाद 44 नंबर है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो देखिए 1770 के समय, ठीक है, 1770 के समय भारत और बिहार में, भारत के साथ साथ बिहार में काफ़ी भयावह अकाल आई थी और उस अकाल से निपटने के लिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में गोलघर के निर्माण का कार्य स्टार्ट होता है, जो जाकर 1786 में कॉर्नवालिस के समय में पूर्ण होता है, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ बात किया जाए तो ये होता है कॉर्नवालिस के समय में। अगर बात किया जाए इसके बनाने वाले इंजीनियर कौन थे तो वो भी पूछ लिया जाता है बिहार का एग्जाम में, तो ये थे जॉन गास्टिन, ठीक है। जॉन गास्टिन जो थे वो गोलघर के निर्माण करता थे। जॉन गास्टिन इंजीनियर थे और ये हुआ था 1784 से 86 के बीच, यानी कि 1786 में बनकर तैयार हुआ और वो समय जो होता है वो होता है कॉर्नवालिस का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो जो प्रथम बार भारत आया था वही अंग्रेज यात्री बिहार भी आता है और वो है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच 1585 में भारत आता है, समय होता है अकबर का, ठीक है। 1585 में रॉल्फ फिच जो आता है भारत आता है और बिहार भी आता है, यानी कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो था रॉल्फ फिच। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा के मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो 23 मई 2019 के बाद NSSO और CSO को मिलाकर NSO का गठन की मंजूरी दी गई है, ठीक है। CSO और NSSO को मिलाकर NSO संगठन का मंजूरी दिया गया है जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
कौन जारी करता है? तो हो जाएगा NSO। ऑप्शन हो जाएगा सी, NSO। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो सतत विकास शब्द जो आया अस्तित्व में 1987 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1987 में सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? तो अभी वर्तमान के उद्देश्यों को पूरा करना इस प्रकार से कि आगे आने वाले भावी पीढ़ी के उद्देश्य पूरा करने में कोई कठिनाई ना हो, तो उस प्रकार के को कहा जाता है सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द आया कब अस्तित्व में आया? वो आया 1987 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा बी, 77 से 78। याद कीजिएगा 74 से जो 78 समय होता है वो होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना था वो 5 साल नहीं चला था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चला था, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक ही चलती है। इसी के बीच सरकार गिर जाता है और 74 से 78 जो होता है वो होता है समय। बात किया जाए अनवरत योजना का, तो अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो लाया जाता है 78 से 80 के बीच। अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच लाया जाता है अनवरत योजना। यहाँ पूछा गया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो ये लाया गया था 5वीं योजना के समय। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसान दिवस। ठीक है, किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो होता है चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसने सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ किया था? तो वो था दिल्ली। ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किस प्रकार? तो दुष्ट निवेशक के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से और भीड़ वित्त पोषित के माध्यम से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1956 में। 1956 में। बात किया जाए 1956 में स्थापित अन्य संस्थाएं, तो एक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना होती है 1956 में। बात किया जाए UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसकी भी स्थापना होती है 1956 में। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी भी स्थापना कब होती है? तो 1956 में। इसके साथ अन्य दो भी याद रखना है, LIC और UGC, दोनों था 1956 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुतियाँ दी थी? तो ये था कौन सा समिति? तो ये हो जाएगा रंगराजन, सी रंगराजन समिति। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुतियाँ दिए थे रंगराजन समिति। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है किसमें? तो इसे जमा किया जाता है सार्वजनिक लोक लेखा निधि में, सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीतिक मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो वे थे BS ब्लूम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। शिक्षण में निपुणता सीखने की राजनीति मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो BS ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किसने कहा था? तो ये कहते हैं रास ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रास ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में। और ये किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया? तो ये पारित किया गया अनुच्छेद 253 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता हैं। बिल्कुल सही है, मानव जो होते हैं प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता हैं। ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट है खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही है। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि PPM में मापा जाता है। जैव संचयन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन को PPM में मापा जाता है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
वो है 60 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया। जैव मंडल शब्द को एडवर्ड स्वेट्स ने गढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही है, जैव मंडल शब्द। ठीक है, जैव मंडल शब्द को किसके द्वारा? एडवर्ड स्वेट्स के द्वारा गढ़ा गया था। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन है, तो नहीं, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी। ठीक है, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी, सुंदरवन नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, सही नहीं है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी। और भारत में अगर बात किया जाए जैव मंडल रिजर्व का, तो ये टोटल संख्या है 18, और 18 में जो है 12 को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट वही है, भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा हो जाएगा गलत। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन नहीं, ये हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका काउंसिल का मुख्यालय जो है वो हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन हो जाएगा ए। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक प्रकार का सांविधिक संस्था है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, बाद में किया गया है, सांविधिक संस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, तो वो कौन सा है? तो अनुच्छेद 1 और 370 डी, ऑप्शन हो जाएगा सी। अनुच्छेद 1 और 370 डी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, यह भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है, ये भी सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, नहीं, यह मौलिक अधिकार के रूप में ही सिर्फ काम करेगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में नहीं, यानी कि डीपीएसपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा सही नहीं होगा। इसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद छानबीन करने का अधिकार है, बिल्कुल। 71 के अनुसार अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही इसका निपटारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का रक्षक के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किनके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बना था? रियासती मंत्रालय किनके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये थे सरदार पटेल। विभिन्न रियासतों को भारत में मिलाने के लिए प्रमुख भूमिका जो निभाने वाले थे वे थे सरदार पटेल और उनके साथ वीपी मेनन, और रियासती मंत्रालय जो बनाया गया था वो सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया है 8वीं अनुसूची के बारे में। बात किया गया है 8वीं अनुसूची के बारे में। तो भारत में वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और यही अंतिम अनुसूची थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है और उस समय तक सिर्फ 14 भाषा का वर्णन किया गया था। ठीक है, 14 भाषा का वर्णन किया गया था और ये 14 अलग अलग जो राज्य बने थे 1956 के तहत जो 14 भाषा क्षेत्र में 14 राज्यों में 14 अलग अलग भाषा क्षेत्र बने, भाषा में अलग अलग 14 राज्यों का गठन किया गया था। उसी के आधार पे 14 भाषा थी और उसमें पुनः संशोधन होते गया और अभी वर्तमान में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। बात किया जाए इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, बिल्कुल सही है। 21वां संविधान 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ी गई। ठीक है, 14 भाषा के बाद जो 15वां भाषा प्रथम बार जोड़ी गई वो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, याद रखिएगा न म क। ठीक है, न म का नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया 1992 में। उसके बाद DBMS, ठीक है, DBMS डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है,
2, 21, 71, 91 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 92, ठीक है। 91 गलत दिया गया है, 91 नहीं 92, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा डॉग हो जाएगा। याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से 21 और 71 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 92, ठीक है। कुछ शॉर्ट लगाइएगा, 21 + 71 तो हुआ था 52वां संविधान संशोधन। 3 संशोधन याद रखना है, एक है 21वां संविधान संशोधन, एक है 71वां संविधान संशोधन और तीसरा नंबर जो है वो है 92वें संविधान संशोधन। ये तीनों संविधान संशोधन है वो है 8वीं अनुसूची से और भाषा को जोड़ा गया है। 21वां में सिंधी को जोड़ा गया, 71वां में नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया और 52वां संविधान संशोधन में डोगरी बोडो मैथिली संथाली को जोड़ा गया, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रभावित नहीं है? अगर बात किया जाए संघात्मक शासन व्यवस्था तो ये लिया गया है कनाडा से, और कहाँ से प्रभावित नहीं है तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और दी गई कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है, ठीक है। स्टेटमेंट सही बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही प्रीफेस यानी कि प्रस्तावना बना। इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं, इसका संशोधन किया जा सकता है और एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे संशोधित किया गया और 3 शब्द को जोड़ा गए, ठीक है, अर्थात इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि 1, 2 और 4 जो हो जाएगा वो हमारा सही होगा, 1, 2, 4, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था नवंबर 1946 में, ठीक है। संविधान सभा के लिए जो बैठक होती है, संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है वो अप्रैल से जुलाई के बीच होता है और इसका जो गठन होता है नवंबर में होता है, ठीक है। नवंबर में इसका गठन होता है संविधान सभा का, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर बात किया जाए प्रथम बैठक का तो प्रथम बैठक जो आयोजन होता है वो होता है 9 दिसंबर, यहाँ से 3 डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठतम अध्यक्ष। उसके बाद 11 तारीख के राजेंद्र प्रसाद और 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1946। वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1909 के भारत शासन अधिनियम 1909 जो आया था मार्ले मिंटो सुधार, उसके तहत कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1835 में ही प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का गठन की अध्यक्षता में प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है लॉर्ड मैकाले को। पर अभी आपको कमेंट करके बतलाना है अभी वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित किससे है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस चीज़ से संबंधित है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, वो दिया जाता है समुद्र तट को, और अभी वर्तमान में भारत में 12 जो है समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। कितना? तो 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है। नेक्स्ट है, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो लोनार झील का निर्माण हुआ है उल्का पिंड के गिरने से, ऑप्शन हो जाएगा डी। उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है और ये लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं जो होता है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? बहादुर शाह, जहादर शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर। तो ये दिया गया है उत्तर मुगलकालीन शासक का ये क्रम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? वो हो जाएगा जहादर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय। जहादर शाह, फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह के शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध के समय में रहते हैं, मोहम्मद शाह जिससे में आक्रमण होता है, फर्रुखसियर जो 17 में गोल्डन फरमान जारी करता है, और जहादर शाह जिसे लंपट मोर कहा गया, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया था? तो लोहा को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है, लोहा को, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण किए थे? तो राजा भोज ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विजयनगर, विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? तो विजयनगर की मुद्रा जो था वह था पैगोड़ा, ठीक है, पैगोड़ा का सिक्का चला था। अगर बात किया जाए बहमनी का, तो बहमनी का जो था वो था हून, ठीक है, बहमनी का जो सिक्का कहलाता था वो था हून, और पैगोड़ा का था वो था विजयनगर का। विजयनगर संस्थापक जो थे हरिहर बुक्का थे, 1336 में स्थापना करते हैं विजयनगर का, और इसके जो सिक्के जो थे वो पैगोड़ा सिक्का कहलाते थे। वही बगल का राज्य बहमनी 47 में स्थापना होता है, और हून इसकी जो मुद्रा को कहा जाता था हून। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? बात किया गया है बौद्ध संगीति का, तो बौद्ध संगीति टोटल 4 हुए थे, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति में बात किया जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है, सूत पिटक और विनय पिटक का रचना किया जाता है। सूत पिटक और विनय पिटक का रचना प्रथम बौद्ध संगीति में किया जाता है। सूत पिटक के जो रचनाकार हैं वो है आनंद, और विनय पिटक के रचनाकार हैं वो है उपाली, ठीक है। वही बात किया जाए द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में अस्थाविर और महासांघिक में टूटा था। वही बात किया जाए तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना होती है मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना होती है मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध 2 धर्मों में हीनयान और महायान में टूट जाता है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो धर्मों में टूट जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक विनय पिटक का संकलन, द्वितीय में अस्थाविर और महासांघिक में विभाजन, तृतीय में अभिधम्म पिटक का रचना, और चतुर्थ में अस्थाविर और महासांघिक में टूटा। ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक, रचनाकार है मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन हो जाएगा सी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? कौन सा पर्वत जो है कैस्पियन सी और काला सागर के बीच है? तो ये है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत का बात किया जाए तो इससे 3 देश जुड़े होते हैं, वह हैं जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान काकेशस पर्वत के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी परंपरागत तकलियों के उत्पादन बढ़ाने वाली मशीन है, ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन हो जाएगा बी, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। नेक्स्ट है पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? बात किया जाए पलामू विद्रोह, तो पलामू विद्रोह बिहार में हुआ था, जो अभी वर्तमान का झारखंड है, डाल्टनगंज एरिया पलामू कहलाता है। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? तो कर्नल डाल्टन ने, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो अभी पलामू जो है वो डाल्टनगंज है, ठीक है, तो कर्नल डाल्टन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का समय 5वीं शताब्दी तक माना जाता है, बिल्कुल सही है। पूर्वी रोम साम्राज्य वैजेंतिया की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मानववाद ने समाज में सभी प्रकार के शोषण को अंत कर दिया, नहीं, सभी प्रकार के शोषण का अंत नहीं किया था मानववाद ने, कुछ का अंत किया था, ठीक है। सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेंसा इन इटली पुस्तक की रचना जैकब बुकहार्ट ने की थी, ठीक है। सिविलाइजेशन ऑफ द रिनेंसा इन इटली के जो रचनाकार है जैकब बुकहार्ट के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, जो होगा वो होगा गलत उत्तर। नेक्स्ट है जर्मनी में हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुआ था वाइमर में, ठीक है, अपातुबंध जो लिया गया वाइमर, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ये भी याद करे होंगे। तो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतंत्र की स्थापना होती है वाइमर में, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, किसने अपने संकुचित विचारधारा का परिचय देते हुए 1 जार 1 चर्च और 1 रूस का नारा लगाया था? तो निकोलस द्वितीय ने, ठीक है, निकोलस द्वितीय ने, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। 1 जार 1 चर्च 1 रूस, ठीक है, 1 जार 1 चर्च 1 रूस का नारा लगाया था निकोलस द्वितीय, ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो पल्लव कांचीपुरम राजधानी थी और राजभाषा जो थी वो था संस्कृत। ऑप्शन हो जाएगा डी, संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है, मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है कौन, तो ये हो जाएगा नेपच्यून, नेपच्यून ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेबो किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ये है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन हो जाएगा बी, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नदियों में कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया, सबसे पहले जोड़ा गया कौन सा था, तो ये था कृष्णा गोदावरी, केजी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, मुगल परंपरा से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है, तो ये हो जाएगा उत्तर भारत का कथक नृत्य। ठीक है, उत्तर भारत का कथक नृत्य जो है मुगल परंपरा से प्रभावित रहा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, बात किया जाए कथकली का, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, भरतनाट्यम जो हो जाएगा वो होगा तमिलनाडु का, कथक जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर भारत का। ठीक है, कथक हो जाएगा उत्तर भारत का, और ये जो है प्रभावित मुगल परंपरा से प्रभावित रहा है कथक। नेक्स्ट है असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, बराक घाटी जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा चाय की खेती के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, असम, असम का दार्जिलिंग चाय भी फेमस है और बराक घाटी जो है वो चाय की खेती के लिए फेमस है। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है, तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच है, तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। बात किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है विवाद जो है वो है रेड क्लिफ विवाद, सरक्रिक विवाद और डोकलाम LOC विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और नेपाल के बीच है काली नदी विवाद। भारत और चीन के बीच जो विवाद है अक्साई चीन LAC वाला विवाद है, लद्दाख का एरिया से विवाद है और अरुणाचल प्रदेश के एरिया से विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है वो तीस्ता नदी विवाद है, और याद रखिएगा तिपाईमुख बांध का विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच ही। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से संकरे हैं। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान से संकरे हैं, बिल्कुल सही है। गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, नहीं गुजरात नहीं, यहाँ पे गुजरात के जगह पे होना चाहिए महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा गलत है, गुजरात नहीं महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार है। काली मिट्टी का बात किया जाए तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, या इस मिट्टी में वो कपास ज़्यादा होती है तो इसलिए कपासी मिट्टी भी इसे संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट है नीलगिरी में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी सिस्टम का मिलाप होता है, बिल्कुल सही है। नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, उपयुक्त सभी कथन सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत है, गुजरात राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार नहीं है, बल्कि गुजरात के जगह पे महाराष्ट्र होना चाहिए था, तब सही होता। यानी कि ऑप्शन जो है बी है वो हमारा असत्य है। नेक्स्ट है किस राज्य के कोरापुट जिले के पंचम पट्टामाली में एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खान है। ठीक है, कोरापुट जिला कहाँ है, तो कोरापुट जिला है उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत निम्न में से किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बात किया जाए बाउंड्री का तो सबसे अधिक विस्तार जो सीमा साझा करता है वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ, वो भी 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ जो है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन के साथ है। ठीक है, 3488 किलोमीटर। अगर बात किया जाए पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के साथ जो है वो है 3323। ठीक है, 3323। ठीक है, पाकिस्तान के साथ है। म्यांमार के साथ बात किया जाए तो ये है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और नेपाल से बात किया जाए तो ये है 1751। ठीक है, 1751। तो सर्वाधिक तो है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं होने के कारण यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा चीन के साथ। ठीक है, भारत चीन के साथ सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, वो है 3488 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इनपुटिंग यानी कि इनपुट देते हैं तो वो काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं होता है।
नेक्स्ट है क्वार्टरी कीबोर्ड। ठीक है, क्वार्टरी कीबोर्ड में कुल कितने कुंजियाँ होती हैं? तो क्वार्टरी कीबोर्ड में होते हैं 104 कुंजियाँ। क्वार्टरी कीबोर्ड में होती है 104 कुंजियाँ, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? किस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है? तो ये जगन्नाथपुरी का रथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर ये है पुरी उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर है वो है पुरी उड़ीसा में। यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, जिसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यमनिका यानी कि यमराज को भी हराने वाले यमनिका तीर्थ कहा गया है जगन्नाथपुरी मंदिर को। यमराज की भी शक्ति यहाँ पे आने से छिन्न हो जाती है, यानी कि यमराज भी काम यहाँ पे नहीं करते हैं। यमनिका तीर्थ कहा जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो पुरी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। इस प्रकार से आज का हमारा जो 100 क्वेश्चन हुआ वो हुआ संपन्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या कुछ अगर दिक्कत भी लगा हो तो कमेंट करके बतलाना है, तथा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम समाप्त करते हैं यहीं पे। हाँ, अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट में करके बतलाइए कि हाँ ये चीज़ को चेंज करना चाहिए, या कुछ भी जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बतला सकते हैं। ओके, थैंक यू।